यस, आज अपन बात करने वाले हैं गुणसूत्रीय विकारों की। गुणसूत्रीय विकार। बेटा, विकार का मतलब क्या होता है? विकृति होती है यानी त्रुटि होती है। और यहाँ त्रुटि होती है वो दो प्रकार की हो सकती है गुणसूत्रों की। एक तो होती है संख्यात्मक, एक तो क्या हो सकती है संख्यात्मक त्रुटि, और दूसरी हो सकती है संरचनात्मक संरचनात्मक त्रुटि हो सकती है। संख्यात्मक त्रुटि का मतलब होता है संख्या क्या हो जाना, संख्या या तो अधिक हो जाना या संख्या क्या हो जाना, कम हो जाना। या तो संख्या अधिक हो जाना या क्या हो जाना, कम हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, ठीक है, यहाँ पे आगे लिख देता हूं मैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो मानव में 46 गुणसूत्र है, तो 46 की जगह कितने हो जाएंगे, 47 हो गए, 48 हो गए, यानी कुल मिलाकर क्या हो गए, ज्यादा हो गए। और वैसे मानव में मान लो कि संख्या कम होने का मतलब 46 है तो कितने हो गए, 45 हो गए, 44 हो गए, इस तरीके से हो गए। और 46 हो गए, इसमें इसमें 48 हो गए। यानी गुणसूत्रों की संरचनात्मक, संख्यात्मक और संरचनात्मक दो प्रकार की प्रॉब्लम बताई है। पहली मैंने बताई है संख्यात्मक और दूसरी मैंने बताई है संरचनात्मक। संख्यात्मक का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाना या घट जाना, ठीक है ना, अधिक या कम हो जाना क्या कहलाती है, संख्यात्मक विकार कहलाता है। और संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना में परिवर्तन, ठीक है ना, संरचना में बदलाव, सिंपल भाषा में बदलाव। संरचना में होने वाले बदलाव को क्या बोलेंगे, संरचनात्मक विकार बोलेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि संख्यात्मक दो प्रकार का, कौन कौन सा, एक तो संख्या का अधिक होना और एक होता है संख्या का कम होना। संख्या का अधिक होना और कम होना, अधिक होने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मानव में बताई थी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46, तो 46 की कितनी हो गई, 47 और 48 हो गई। और संख्यात्मक का कम होने का मतलब क्या है कि 46 से कितनी हो गई, 45 और 44 हो गई। तो ये क्या कहलाएंगे, संख्यात्मक विकार कहलाएंगे। और संरचनात्मक में, संरचना में बदलाव होना, किस किस तरीके का बदलाव हो सकता है, या तो हो सकता है प्रतिकृतियन, ठीक है ना, प्रतिकृतियन। प्रतिकृतियन का मतलब क्या हुआ कि उसकी रेप्लिकेशन हो जाना। जैसे मान लो फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया प्रतिकृतियन, यानी उसका क्या हो जाना, रेप्लिकेशन, यानी नई प्रति का निर्माण हो जाना, डुप्लीकेशन जिसको बोल सकते हैं, मतलब इसका डुप्लीकेट तैयार हो जाना। दूसरा डिलीटेशन यानी विलोपन होता है। विलोपन, विलोपन का मतलब होता है लुप्त हो जाना, यानी किसी भाग का टूट करके क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसी तरीके से रहता है प्रतिलोमन, बहुत सारे प्रकार के होते हैं प्रतिलोमन। प्रतिलोमन, प्रतिलोमन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री पे घूम करके वापस आ जाता है। भाई प्रतिकृतियन का मतलब क्या होगा, जैसे ये क्रोमोसोम हुआ और इसका क्या बन जाएगा, डुप्लीकेट। जैसे ये ए हुआ तो ए से वापस क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्रतिकृतियन। ये छोटे से भाग का भी हो सकता है, बड़े भाग का भी हो सकता है, उसके आधार पर भी प्रतिकृतियन के खूब सारे टाइप चलते हैं। प्रतिलोमन की बात आती है, प्रतिलोमन वाला, प्रतिलोमन और विलोपन की अगर बात आती है, विलोपन में क्या होगा, विलोपन में जैसे मान लो कि एक छोटा कोई गुणसूत्र ए है तो उसका कोई भाग क्या हो जाएगा, जैसे टूट जाएगा, मतलब कितना सा भाग क्या हो सकता है, विलोपित हो सकता है। गुणसूत्र का कोई भी भाग अगर टूट करके मान लो कि नष्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, विलोपन कहलाएगा। और प्रतिलोमन का, प्रतिलोमन का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगा। जैसे मान लो ये गुणसूत्र है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब जैसे कोई जुड़ा हुआ है गुणसूत्र, मान लो ए है, बी है, या इस तरीके कोई जीन है, तो वो इसके जस्ट पीछे वाले, जैसे कोई चीज यहाँ पे है, 180 डिग्री का एंगल का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि एंगल गुण, जैसे कोण जिसको हो सकते हैं, ये हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। और इस तरीके से लेते हैं तो 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, फिर इसके बाद में कितना है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का मतलब क्या होती है, सीधी लाइन। ये जो कोण होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी कोई चीज जस्ट आगे और जस्ट पीछे आ जाए, जैसे यहां से घूम करके, जैसे यहां से ये डिस्प्लेसमेंट होकर कहां जाए, यहां जाए, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिलोमन कहलाएगा। एक स्थानांतरण भी होता है, ठीक है ना, ट्रांसलोकेशन भी होता है, ट्रांजिशन भी होता है। ट्रांसलोकेशन बहुत सारे प्रकार चलते हैं, ट्रांसलोकेशन या ट्रांजिशन भी होता है, छोटे लेवल पे भी होता है, बड़े लेवल पे भी होता है, ठीक है ना। या यू कह सकते हैं प्रतिस्थापन भी हो सकता है, जैसे मान लो प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन भी हो सकता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ, यहाँ का टुकड़ा, जैसे प्रतिस्थापन में जैसे मान लो इसका टुकड़ा इस पे और इसका टुकड़ा इस पे चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी इसका कुछ भाग यहाँ पे, यहाँ वाला यहाँ पे प्रतिस्थापित हो गया, तो ये रहता है प्रतिस्थापन। तो इस तरीके से संरचना में भी क्या आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। इसमें संख्या तो निश्चित रहती है, लेकिन संरचना क्या हो जाती है,
विकृत हो जाती है। जैसे मान लो कि इसका भाग टूट करके इधर गया या इसका भाग टूट करके इधर गया, तो संख्या में ज्यादा परिवर्तन नहीं, किसमें होता है, संरचना में बदलाव होता है। संख्या वाले आपके थोड़े से डिटेल से देखे हैं, जो संख्यात्मक है वो दो प्रकार के आपके बता रखे हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो पॉलीप्लॉइडी, एक एन्यूप्लॉइडी। एक तो है पॉलीप्लॉइडी, एक है एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी बता रखी है, और दूसरी होती है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी को समझते हैं। पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, बहुगुणिता, बहुगुणिता बोलते हैं। और एन्यूप्लॉइडी को क्या बोलते हैं, असुगुणिता, असुगुणिता, क्या बोलेंगे, असुगुणिता। और पॉलीप्लॉइडी को क्या बोलेंगे, बहुगुणिता। होती किसकी वजह से है, ये और ये किसकी वजह से होती है। पॉलीप्लॉइडी होती है गुणसूत्रों का, जैसे एक तो होता है विसंयोजन, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। गुणसूत्रों का विसंयोजन की त्रुटि है, विसंयोजन त्रुटि। विसंयोजन त्रुटि का मतलब समझे आप, कि गुणसूत्रों का विसंयोजन सही नहीं हो पाने का कारण क्या हो जाता है, एक गुणसूत्र में, ठीक है ना, एक जो गुणसूत्र होता है, एक गुणसूत्र क्या हो सकता है, कम या अधिक हो सकता है। एक गुणसूत्र की जो त्रुटि है वो किसके कारण हो रही है, गुणसूत्रीय विसंयोजन के कारण। और इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन के बाद कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस की त्रुटि होगी, कैरियोकाइनेसिस की त्रुटि होगी। इसका मतलब एक जोड़ी जो गुणसूत्र है, ठीक है ना, एक जोड़ी गुणसूत्र, इसकी बाधा यानी या तो रहेगी अधिक और यह क्या रहेगी, कम रहेगी। असुगुणिता थोड़ी सी की है, केवल एक गुणसूत्र। पोली, बहु, बहु का मतलब एक से ज्यादा, यानी जोड़ी के रूप में, जोड़ी के रूप में कमी है ज्यादा। कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, कैरियो का मतलब क्या होता है, केंद्रक। और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, विभाजन, विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, केंद्र का विभाजन। इसमें क्या होता है, त्रुटि, अगर त्रुटि की अगर बात की जाए, ठीक है ना, त्रुटि की अगर बात की जाए, या त्रुटि या एरर की अगर बात की जाए, तो एरर एक जोड़ी का रहता है यहाँ पे, ठीक है ना, एक जोड़ी का रहता है। एक जोड़ी का भी कैसे, वो भी मैं बताता हूं। इसमें क्या होगा, ये दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा, जैसे मानव में क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, 2n हो गया। और 2n का अगर अपन देखते हैं, 2n या तो रहेगा -2 रहेगा, या रहेगा 2n + 2 का रहेगा। और ये जो रहेगा, ये भी दो प्रकार का है। कौन कौन सा रहेगा, 2n -1 या 2n + 1 का रहेगा। 2n - 2 का मतलब क्या हुआ, कि 2n का मतलब तो होता है 46 क्रोमोसोम। जैसे ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, यहाँ पे भी 2n का, सबकी जगह 2n का मतलब क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 2 का मतलब हो गया एक जोड़ी गुणसूत्र, दो हो गए ना गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ पे भी एक जोड़ी, यहाँ पे एक गुणसूत्र या एक गुणसूत्र। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 46 - 2, यानी इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 2n, ठीक है ना, 2n - एक जोड़ी, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, 2n - एक जोड़ी। और लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 46 - एक जोड़ी, एक जोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो 46 - 2, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और 46 में से 2 गएंगे तो वैसे ही कौन से बचेंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे, 44। इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, समझ पा रहे हो, जैसे मैंने उदाहरण दिया है, इस तरीके से, सिंपल तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे, यानी ये इस तरीके की त्रुटि होगी। अब इसको कैसे पहचानेंगे, वो भी इसका नाम भी देंगे। इसमें क्या होगा, इसको मैं बताता हूँ सिंपल भाषा में, कि 2n + 2, 2n + 2 का मतलब 2n, ठीक है ना, प्लस एक जोड़ी। और नाम देना चाहो, सिंपल ही समझाता हूं, कि 46, ठीक है ना, 46 + 2, ऐसे भी लिख सकते हो, या 48 भी लिख सकते हो वहां पे, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 48 क्रोमोसोम, तो वो भी किस में आ जाएगा, पॉलीप्लॉइडी में आ जाएगा। जो एन्यूप्लॉइडी रहेगी, इसमें क्या रहेगा, 2n - 1, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 46 - 1, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2n + 1 को कैसे लिख सकते हैं, 2n + 1 को कैसे लिख सकते हैं, कि या तो लिख दो 46 + 1, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 46 + 1 का मतलब कितने हो गए,
47 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए 46, -1 का, या -1 है, -1 का कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, और नीचे वाले में 46 + 1 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये नोट हो गया। तो अब आगे का देखिए, अपन क्या देख रहे थे यहाँ पे, असुगुणिता, असुगुणिता, जिसको अपन आगे देखेंगे असुगुणिता यानी एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी आपकी डिटेल से चलती है। एन्यूप्लॉइडी अपने पास में कितने प्रकार की थी, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी भी यहाँ पे बता सकता हूं मैं, पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की। कौन कौन सी थी, यहाँ पे कौन कौन सी, 2n - 1 वाली थी, और कौन सी थी 2n + 1 वाली थी। पॉलीप्लॉइडी 2 प्रकार की, कौन कौन सी, एक तो 2n - 2 वाली थी, एक थी 2n + 2 वाली थी। ये हो गए इनके 4 प्रकार। अब इसको याद करने का तरीका देखो, 2 याद करने का तरीका है केवल, इसका नाम है ना, इसके इस तरह की त्रुटि का नाम क्या होता है, या विकार का नाम क्या, 2n + 1, हाँ -1, 2n - 1, इन दो में से गया क्या बचा, एक को क्या बोलते हैं, मोनो। याद रखने का ट्रिक क्या है, मोनोसोमी। ऐसी त्रुटि को क्या बोलते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं, जिसमें एक गुणसूत्र की क्या होती है, कमी होती है। क्या बोलते हैं ऐसे को, मोनोसोमी। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ते हो ना आप गणितीय शब्दों को। तो 2n - 1 क्या बोलेंगे इसे, मोनोसोमी। ठीक है, याद भी रह जाएगा कि 2 में से एक या एक यानी मोनोसोमी। सोमी, सोमा का मतलब क्या होती है, बुढ़िया काय होती है। इसको भी इसी तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, कैसे, 2n + 1, 2 रे कितने हो गए 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। तो क्या लिख दोगे इसको, ट्राइसोमी। मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है ना, ट्राइसोमी होगी। और इसके बाद इसको भी अगर आप याद करना चाहते हो कि 2n - 2, 2 में से 2 गया, क्या बचा, नील, तो इसको क्या बोलते हैं, नलसोमी, नलसोमी, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। और यहां पे क्या रहेगा, 2n + 2, 2n + 2 को 2 कैसे 4, क्या बोलेंगे इसे, टेट्रासोमी, टेट्रासोमी। अब ये दो आपके तो क्या किस में चलती है जनरली, ये दो किस में चलेगी, प्लांट्स में चलती है अधिकतम। मानव में जो दो विकृतियां होती है ये देखने को मिल सकती है, तो इनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं 2n - 1 यानी कौन सी व्याधि या कौन सी प्रॉब्लम, मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 2 में से यानी 2n यानी द्विगुणित अवस्था। 2n को क्या बोल सकते हैं अपन, द्विगुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था, डिप्लॉइड स्टेज, द्विगुणित अवस्था। अब मोनोसोमी में क्या होगा, मोनोसोमी में क्या होगा कि 46 में से कितने जाएंगे, 1, यानी अपन ये 2n का मतलब क्या होगा, 46 - 1। अब ये जो 1 है वो कौन सा होगा, उसके आधार पे मोनोसोमी 2 प्रकार की, गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, तो मोनोसोमी 2 प्रकार की कौन कौन सी, एक तो कायिक है या वो लैंगिक है, कायिक है या वो लैंगिक है, यानी जो एक कम हो रहा है वो कौन सा है, सोमेटिक क्रोमोसोम है, कायिक गुणसूत्र है, या फिर कायिक गुणसूत्रीय मोनोसोमी होगी, और लैंगिक गुणसूत्रीय कौन सी होगी, मोनोसोमी होगी, गुणसूत्रीय, ठीक है ना, गुणसूत्रीय होगी। और ये कौन सी होगी, कायिक गुणसूत्रीय। कायिक ये होगी तो जिसकी होगी उसके अकॉर्डिंग हो जाए 1 से लेकर 44 तक। और यहाँ लैंगिक, लैंगिक फिर 2 प्रकार की, क्योंकि लैंगिक गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, अक्ष वाली मोनोसोमी है, या फिर वाई वाली मोनोसोमी, यानी वो एक जो कम हो रहा है, अक्ष की कमी, अक्ष की कमी की वजह से हो रही है, या वाई की कमी के, अक्ष और वाई क्या है यहाँ पे, गुणसूत्र, यानी अक्ष गुणसूत्र की कमी से हो रही है, या फिर वाई गुणसूत्र की कमी से हो रही है। अपने यहाँ पे कौन सी देखेंगे, आपके सिलेबस में वो कौन सी है, अक्ष की कमी वाली। अक्ष की कमी का जो आपके उदाहरण है, उस रोग का नाम क्या है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम,
अब टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है वही अपन बात करने वाले हैं। यानी अपन यूं लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं यहाँ के अकॉर्डिंग, क्या लिख सकते हैं टर्नर सिंड्रोम में 2n-1 की जगह अपन क्या लिखेंगे माइनस अक्स। 2n- अक्स का मतलब अक्स क्या है यहाँ पे एक गुणसूत्र है, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो 46 माइनस अक्ष गुणसूत्र, या क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, ये जो 46 होते हैं, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो 45, लेकिन 45 की आपको संरचना बतानी पड़ेगी, या ऐसे भी लिख सकते हो 46 को क्या लिखोगे 44, ठीक है ना, 44 46 को 44 प्लस अक्ष y, ठीक है ना, माइनस क्या करोगे अक्ष करोगे, इस अक्ष को तो कम करना ही पड़ेगा ना, माइनस क्या करोगे अक्ष करोगे, तो इस अक्ष को वैसे कम करना पड़ेगा। तो एक अक्ष की यहाँ पे क्या हो रही है कमी हो रही है, तो यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे y आएगा भी नहीं। ये जो लिखने का तरीका है ये कैसा है गलत है। कैसे गलत है वो बता दो, इसको आप ऐसे जरूर लिख सकते हो, ठीक है ना, 44 प्लस अक्ष अक्ष माइनस अक्ष, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि एक ही तो अक्ष था और वही चला गया। और या फिर यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स होती है किसकी होती है जनरली बेटा मादाओं की, तो आप लोगों को ध्यान रहे ये प्रॉब्लम किसकी रहेगी मादाओं की। कंपटीशन में ऑप्शन आता है जैसे निम्न में से कौन सा है, और ऑप्शन उपरोक्त सभी या निम्न में से कौन सा नहीं है, जैसे ये 4 ऑप्शन हो गए 2 3 और ये 4 कि निम्न में से कौन सा, ठीक है ना, कौन सा टर्नर सिंड्रोम का नहीं है, तो कौन सा जाएगा ये वाला। क्यों नहीं है इसका कारण, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम किस में होता है मादाओं में होता है, किस में होता है मादाओं में। और तरीका भी इसका ऐसे भी लिख सकते हो 44 प्लस अक्ष, क्योंकि एक अक्ष माइनस करेंगे, अक्ष में से अक्ष गया, क्या बचा यहाँ पे अक्ष ही बचा, यानी 44 प्लस आप अक्ष भी से लिख सकते हो, ठीक है। टोटल गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी रहेगी 45 ही रहेगी, कितनी रहेगी 45 रहेगी। और भी इसका तरीका अगर लिखने का चाहते हो तो लिख सकते हो 44, ठीक है ना, 44 और अक्ष और 0 भी लिख सकते हो आप, अक्ष और 0, तो भी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 45। इसमें देखो इसमें भी 45 ही है, 2n 46 माइनस अक्ष कितनी हो गई 45, 46 माइनस अक्ष कितनी हुई 45। ये हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है नर है और टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है मादाओं में। 44 प्लस अक्ष 44 तो ये हो गए 45, 46 माइनस अक्ष कितने हो गए वापस 45। यहां देखो 44 हो गए, 44 प्लस अक्ष कितने हो गए 45, भाई 44 प्लस अक्ष कितने हो गए 45, तो ये भी राइट है। यहां पे भी देखो 44 और एक अक्ष कितने हो गए 45, और ये क्या है 0, जोड़ी के रूप में लिखे इसलिए मैंने लिखा है। तो कोई सा भी एक तरीका लिखा जा सकता है। कंपटीशन में हर तरीके से आपको पूछा जा सकता है। अगर आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर मुहिम में अपने आप को प्रिपेयर करना है या हर तरीके से अपने आप को तैयार करना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब ये होता है कि टर्नर सिंड्रोम में होगा क्या, टर्नर सिंड्रोम में होगा क्या, इसके लक्षण क्या होंगे। तो अपन जान रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम में क्या हो रही है अक्ष की कमी, क्या हो रही है अक्ष की कमी। तो अक्ष के कारण क्या से है गौणलैंगिक लक्षण, अगर 2 अक्ष रहता है तो क्या आते हैं मादा के लक्षण, मादा के लक्षण आते हैं, पूरे लक्षण आएंगे मादा के 2 अक्ष रहेगा तो। अब मान लो 2 की वजह से मान लो कि एक ही अक्ष रहा तो एक अक्ष की क्या चल रही है, एक अक्ष की कमी चल रही है, ठीक है ना, एक अक्ष की कमी चल रही है। तो जो सिंपल सी चीज है कि कोई चीज की कमी चल रही है तो यहाँ पे क्या रहेगा मादा लक्षणों का क्या चलेगा, मादा लक्षणों का अभाव चलेगा। भाई एक अक्ष का अभाव है या यूं कह सकते हैं कमी चलेगी, मादा लक्षणों की क्या चलेगी कमी। भाई एक अक्ष गुणसूत्र की कमी है तो 2 अक्ष मिलकर के मादा के मान लो 100% लक्षण प्रकट करते हैं या 100% लक्षण बनाते हैं। तो अगर मान लो एक ही अक्ष तो क्या बनाएगा 50%, भाई इसमें तो मान लो 100% है, सिंपल सी तरीका बताया मैंने समझेगा, और इसमें मान लो 50% है तो मादा के आधे लक्षण तो आएंगे ही नहीं ना। अब आधे लक्षण मादा के लिए है तो फिर वो मादा थोड़ी रहेगी, यानी वो मां थोड़ी बनेगी, यानी वो कैसी होगी, ऐसी औरतें बांझ होती है। औरतों के लिए जो शब्द स्टाइल जो फीमेल होती है उनके लिए बांझपन शब्द यूज किया जाता है। नपुंसक पुरुष होते हैं जो संतान पैदा नहीं कर सकते, और ऐसी स्त्रियां जो संतान पैदा नहीं कर सकती क्या कहलाती है बांझ, और ऐसे पुरुष जो संतान पैदा नहीं कर सकते क्या कहलाते हैं नपुंसक। तो ऐसा बांझपन तो फर्स्ट लक्षण आ गया। दूसरी ऐसी लड़कियां कैसी मिलेगी, बोनी मिलेगी, ऐसी लड़कियां कैसी मिलेगी पतली, ठीक है ना, या यूं कह सकते हैं दुबली पतली मिलेगी। प्लस उनका जो स्तन विकास होगा, क्योंकि स्तनों का विकास मादा का लक्षण है, ठीक है ना, तो उनके जो स्तन जो विकास होगा वो ना के बराबर, स्तन विकास से ठीक है ना बाधित हो जाएगा, स्तन विकास
बाधित हो जाएगा, यूं कह सकते हैं कमी हो जाएगी, ठीक है ना, यानी काफी इनके स्तन होंगे वो काफी छोटे यानी नाक के बराबर होंगे। तो ये इनके जो लक्षण है, हाइट वाइट होगी, दुबली पतली होगी, बोनी टाइप की होगी, मतलब हाइट कम होगी, 5पन हो गया, और कुल मिलाकर के क्या आ रही है, मादा के लक्षणों में क्या आ रही है, कमी आ रही है, मादा के लक्षणों में क्या आ रही है, कमी। तो ऐसी स्त्री कैसी होगी, बांझ होगी। ये केस क्या कहलाता है, टर्नर सिंड्रोम। वाई की कमी का आपके रोग है ही नहीं कि वाई की कमी से कौन सा होता है। तो ये तो आपके हो गया मोनोसोमी। मोनोसोमी को फिर से रिपीट कर देता हूं। मोनोसोमी का मतलब क्या होता है, 2n-1 यानी 46 गुणसूत्रों या जो भी द्विगुणित अवस्था होती है उसमें से एक की कमी। तो कमी एक किसकी कमी है, उसके आधार पर, ठीक है ना, कमी के आधार पर, इस एक की कमी के आधार पर दो प्रकार की, कायिक गुणसूत्र की कमी है या लैंगिक गुणसूत्र की कमी है। तो आपके कौन सी है, लैंगिक गुणसूत्र की कमी वाला है, ठीक है ना। और लैंगिक गुणसूत्र में भी अक्ष की कमी है कि वाई की कमी है। जैसे अपन कपड़ों में नहीं जाते कि वैसे आपको कौन सी ड्रेस लेनी, बॉयज के लिए लेनी है या गर्ल्स के लेनी है, ठीक है ना। जैसे मान लो गर्ल्स के लेनी है तो कितने नंबर की जींस लेनी है, जींस लेनी है कि फॉर्मल लेनी है, तो फॉर्मल लेनी है, या जींस लेनी है, जींस लेनी है तो कौन से कलर की लेनी है, कलर डिसाइड हो गया, उसके बाद में कौन से नंबर की लेनी है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है हाइट कितनी है या ये सब चीजें रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रहा कि अक्ष की कमी की वाई की कमी। तो आपके रहा भाई अक्ष की कमी, तो अक्ष की कमी किस में है, नर में है कि मादा में, तो यहाँ पे अक्ष की कमी किस में है, यहाँ पे मादा वाला में, ठीक है ना। और मादा का जो आपके रोग दे रखा है वो कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होती है, ये जितने भी टाइप मैंने लिखे हैं सबका मतलब एक ही है कि कितने होने, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी, 45 होनी, 45 + 0 या 45 होनी, ठीक है ना। और ये रोग कौन सा हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये नर में मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये वाई हुआ, और ये रोग किसका है, मादाओं का। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं इस रोग के, वो लक्षण भी मैंने बता दिए। ये सिंपल स्त्रियां होती है जो अपने समाज में भी रहती है। इनको आप जननांगों का विकास में भी अभाव हो सकता है, गर्भाशय का जो विकास है, गर्भाशय, ठीक है ना, का विकास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गर्भाशय का विकास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जननांगों का जो विकास होगा वो भी कम हो सकता है। जननांगों का जो विकास होगा, जननांग बोले तो कौन सी आ गई, योनि आ गई, वेजाइन आ गई, ठीक है ना। तो इसका विकास भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन ये वाली श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये वाली जरूर श्योरिटी है कि गर्भाशय का जो विकास, आंतरिक जो डेवलपमेंट है, क्योंकि ये सामाजिक औरतें हो सकती है। जैसे कंपटीशन पूछ लिया जाए टर्नर सिंड्रोम की महिलाएं वो अपने समाज में रहती है क्या, तो ये समाज में अपने मिल सकती है, ठीक है। और क्योंकि इनका जनरली देख करके इसे पहले पता नहीं लगता है। तो ये तो हुआ इसका। अब आपके दूसरे डिजिटली कौन सा हो गया, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब आपको सीधा सा पता है 2n, ठीक है ना, +1। तो इस पे भी ये दो प्रकार अपन पढ़ेंगे, ये तो पढ़ नहीं रहे तो मैं यहाँ आगे तक लिख देता हूं। दो प्रकार, एक तो कायिक गुणसूत्र द्वारा कायिक वाली हो गई, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, लैंगिक हो जाएगी, ठीक है ना, कायिक और लैंगिक। फिर लैंगिक दो प्रकार की हो जाएगी, कौन कौन सी हो जाएगी, अक्ष के कारण, ठीक है ना, अक्ष की कमी है या अधिकता है, अक्ष की अधिकता, ठीक है ना, अक्ष की अधिकता के कारण, और या फिर वाई की अधिकता के कारण, अक्ष की अधिकता के कारण या वाई की अधिकता के कारण। क्योंकि ट्राइसोमी में क्या होना है, 2n+1 होना है। गुणसूत्र की संख्या कितनी होनी है, 46 + 1 यानी कितनी होनी है, 47 होनी है। तो वो बढ़ने वाला गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र है, या बढ़ने वाला गुणसूत्र वो कौन सा है, लैंगिक गुणसूत्र है। यानी 2n+1 हो रहा है, यानी 46, मानव के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन, 46 माइनस प्लस जो हो रहा है उसके आधार पे दो प्रकार के, ये प्लस कौन सा हो रहा है, कायिक गुणसूत्र हो रहा है, सोमेटिक हो रहा है, या लैंगिक। कायिक कितने होते हैं, 44। तो 44 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा हो सकता है, आपके सिलेबस में 21वां, ठीक है ना। तो 21वां, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 46, ठीक है ना, +21वां, ऐसे भी लिख दो, या यूं लिख सकते हैं 46 प्लस, ठीक है ना, एक गुणसूत्र बराबर कितने हो जाएंगे, 47। इसमें भी बराबर कितने हो जाएंगे, 47। ऐसे भी लिख सकते हो 44 प्लस अक्ष और y, ठीक है ना, अक्ष और y, ठीक है ना। और यहां पे कितने हो जाएंगे,
प्लस ए क्या हो जाएगा 21वां, ये तो हो गया एक पुरुष, ठीक है ना। तो यहाँ पे 44, 45, 46 और एक 21वां, कितने हो जाएंगे 47, 21 नहीं 21वां है, कितने हो जाएंगे ये 47 हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे वापस। आप इसे मात्रा में भी कर सकते हो क्योंकि काय गुणसूत्र तो दोनों में समान होते हैं ना, तो आप अक्ष और y नहीं, अक्ष और अक्ष प्लस क्या लिख सकते हो 21वां, और कितने हो जाएंगे 44, 45, 46, 45, 46 और एक 47, कितने हो जाएंगे 47, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके से लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो 46, ठीक है ना, 46 प्लस 21 वो तो मैंने ऊपर लिख दिया, 46 प्लस 1 47, ये भी मैंने लिख दिया, पुरुष वाला भी लिख दिया, स्त्री वाला भी लिख दिया। तो इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी 47, यानी 47 रहेगी। आपके जो इससे रोग बता रखा है वो रोग कौन सा है, वो रोग देख लेते हैं। ऐसी पोजीशन 21वें गुणसूत्रों के कारण कौन सा होता है, कौन सा होता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। कौन सा रोग होता है डाउन सिंड्रोम होता है। यह बात कर लेते हैं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ऐसी पोजीशन 21वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण होने वाला रोग, डायरेक्टली पूछ सकता है 21वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है डाउन सिंड्रोम। इसकी जो खोज की है उसके आधार पे नाम है, किसने की है लैगडम डाउन ने की है, ठीक है ना। कई बच्चे इसको इसमें रख देते हैं टर्नल में, कारण क्या रहता है बोले डाउन का मतलब क्या होता है कमी, अरे इसका नाम है लेगडम डाउन, उसके आधार पे डाउन का मतलब कमी से नहीं, या डाउन का मतलब अधिकता से, डाउन का मतलब नीचे या कमी समझ ले। खोज किसने की है लेगडम डाउन ने की है। होता क्या है ऐसे बच्चों में जिसमें 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है, ऐसा भी शब्द सकता है 21वें गुणसूत्र की कॉपी होती है। 21वें गुणसूत्र क्या होता है अधिक होता है, या संख्या क्या हो जाती है ज्यादा, और कौन से की 21वें की। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि प्राणी होते हैं। मंद बुद्धि प्राणी कैसे कि इनका जो सिर होता है, सिर कैसा रहेगा इनका मोटा रहेगा, हथेलियों में पोल किस्म, जैसे हथेलियां रहेगी उसमें पोल किस्म, यानी छोटी अंगुलियां, अंगुलियां कैसी रहेगी उनकी अंगुलियां कैसी रहेगी छोटी रहेगी, छोटी अंगुलियां रहेगी। और हथेली में क्या होगा हथेली में पोल किस्म रहेगा, हथेली में पोल किस्म रहेगा। और मुंह गोल रहेगा, मुंह कैसा रहेगा मुंह है गोल रहेगा, मुंह गोल, मुंह का मतलब पोस्ट इस तरीके से, सुअर क्या है इस तरीके से गोल रहेगा। आजकल जो सेल्फी लेते हैं ना उस वक्त करते हैं सेम बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना। मुंह कैसा रहेगा गोल रहेगा, आगे से यहां से मुंह गोल रहेगा, सिर मोटा रहेगा, अंगुलियां छोटी रहेगी, मुंह गोल रहेगा, हथेलियों में क्या रहेगी पोल किस्म रहेगी, जीभ में खांच, ठीक है ना। जीभ में दरार, या तो बोल दो दरार या क्या बोल दो खांच, जीभ में दरार या खांच रहती है। तो इस तरीके से ये मंद बुद्धि बालक तैयार हो जाते हैं। कौन से रोग के, ये मिल भी जाएंगे आपके इन्वायरमेंट में, मोटा समाता का, छोटी छोटी अंगुड़ियां, विकराल गबराल देख रखा है ना, हाँ तो वो गबरू स्टाइल का, गबराल जो नहीं होते गबरू उस जैसा ही, ठीक है ना, वैसा ही होता है ये जनरली। फिर आपके ये तो हो गया कौन सा कायक, फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, कि 2n+1 यानी कौन सी है ये ट्राइसोमी 46 प्लस 1 यानी 47 होने। 47 कौन सा है, 47 जो बढ़ रहा है वो कायिक गुणसूत्र है या लैंगिक गुणसूत्र है, कौन सा है यहाँ पे कायिक गुणसूत्र, और कायिक में कौन सा है 21वां गुणसूत्र है। रोग क्या कहलाएगा डाउन सिंड्रोम। पोजीशन क्या होगी 46 प्लस 21 47 हो गई, ये वाली आप लोग कर ही लोगे। इसमें डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की है लैगडम डाउन से, और 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति या कॉपी या अधिकता के कारण होने वाला रोग है। रोग में लक्षण क्या होते हैं मंदबुद्धि, सिर मोटा, अंगुलियां छोटी, जीभ में दरार या कांच, ठीक है ना, हथेलियों में पोल किस्म, मुंह गोल और मंदबुद्धि बालक होता है। तो ये कौन सा रोग हो गया डाउन सिंड्रोम। और देखते हैं किसके कारण, अक्ष की अधिकता या वाय की अधिकता के कारण। जनरली जो रोग है एनसीईआरटी में तो अक्ष की गुणसूत्र अक्ष की अधिकता के कारण है, आरबीसी किताबें चलती है उसमें वाई गुणसूत्र की अधिकता के कारण भी रोग मिल जाएंगे। आपको जानना है यहाँ पे कौन सा अक्ष की अधिकता के कारण। इसका मतलब क्या हो गया कि 46 सिंपल सा मतलब 46 प्लस क्या हो गया अक्षी लिखो गया, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी है 47 ही होनी है, ठीक है ना। और ऐसे रोग का नाम अधिकता अक्ष की है ना 46, तो ये जो रोग होगा, ये जो रोग होता है वो किस में होता है जनरली
नर के अंदर। किसके अंदर? नर के अंदर। और इस रोग का जो नाम है वो है क्लाइनफेल्टर ठीक है ना सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या नाम हो गया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। रोग का नाम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बोलो देखिए एक बार, हाँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसका नाम है? रोग का, डिजीज का। और ये किस में होता है? जनरली नर में, ठीक है ना, नर में होने वाला रोग है। अब इसमें क्या होगा? व्याधि या प्रॉब्लम, रोग बोल दो, सिंड्रोम बोल दो, व्याधि, विकृति, प्रॉब्लम एक ही बात है। तो इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या रहेगा कि जैसे 46 है, 46 में से क्या आ जाएगा? प्लस क्या आ जाएगा? एक अक्ष, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47। अब नर का है, फिक्स है, तो अपन ये नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ये तो लिख सकते हैं, कौन सा लिख सकते हैं कौन सा नहीं लिख सकते ये भी बता दो। 44 प्लस अक्ष y प्लस अक्ष लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? 44, 45, 46 और 47 कितने हो गए? 47। लेकिन ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? प्लस अक्ष अक्ष प्लस अक्ष, ये भी तो 47 ही हो रहे। देखो 44, 45, 46 और 47 हो रहे ना। लेकिन ये ऐसा ही है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ये वाला जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है? मादा। ये क्या है? मादा है, तो ये मादा में हो नहीं सकता। और फिर अगर नेक्स्ट ऑप्शन लेना चाहें तो और भी तरीके से इसको ले सकते हैं, ठीक है। 44 प्लस ये कोई सा भी ले सकते हैं इस तरीके से। 46 प्लस जैसे आपने लिखा सिंपल सी ये है ना, 46 प्लस अक्स कितने हो गए? 47। या फिर 44 प्लस अक्स वाई प्लस अक्स कितने हो गए? 47 हो गए। यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? 47 रहेगी। और अधिकता किसकी रहेगी? यहाँ पे अधिक कौन हो रहा है? अधिक कौन हो रहा है? अधिकता किसकी रहेगी? अधिकता किसकी रहेगी? एक अक्ष गुणसूत्र की अधिकता रहेगी। रोग का क्या नाम पढ़ा आपने? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है? इसे बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। गुणसूत्रीय होने वाले रोगों को जनरली किस नाम से जान रहे हैं? गुणसूत्रों के सिंड्रोम के नाम से जान रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो अपने कौन सा देखो? टर्नर सिंड्रोम। यहाँ कौन सा रहा? डाउन सिंड्रोम। और यहाँ पे कौन सा रहा अपने पास में? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा कि एक अक्ष, देखो नर की पोजीशन क्या होती है? अक्ष और y रहती है 44 प्लस, ठीक है ना, 44 प्लस अक्ष और y। एक अक्ष अधिक है। अक्ष क्या? अक्ष जनरली किसके लिए माना जाता है? मादा लक्षणों के लिए माना जा रहा है। पहले से जितना अक्ष नर को चाहिए उतना तो है, लेकिन उसके ऊपर मान लो कि एक्स्ट्रा अक्ष है, जैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको 44, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या लिखा सकता है? अक्ष अक्ष y ऐसे भी लिखा जा सकता है। दो अक्ष आ गए ना इसमें। अब पहले एक अक्ष में क्या है? मादा लक्षण है। अब सोचो कि वो नर है, और नर में क्या जाएंगे भाई? इस चीज को समझो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में हो रहा है? नर में हो रहा है। और अक्ष अधिक हो रहा है। अक्ष जनरली किसका अपन मानते हैं? मादा का मानते हैं। तो यहाँ पे मादा लक्षण क्या हो जाएंगे? नर के अंदर। और होता किसमें? नर में। फिक्स हो गया ना, ये होता किसमें? नर में। तो ये तो हो गया, यहां तक तो हो गया नर, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या हो गया? नर। और ये क्या किसका द्योतक है? यहाँ पे मादा लक्षणों का। इसका मतलब प्राइमरी रूप से तो ये क्या है? नर है। पूछा हुआ भी है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है ना, प्राथमिक रूप से, ये प्राथमिक रूप से, या यूं कह सकते हैं किसमें होता है? या तो बोले प्राथमिक रूप से, या इस तरीके से पूछा जाए ये कौन से होते हैं? नरों में होने वाला रोग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? यानी नर के अंदर क्या आ गए? मादा लक्षण। और मादा लक्षण आने को क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्टीज। गायनेकोमेस्टीज, ठीक है ना। नरों में गायनेकोमेस्टीज, इसका लक्षण क्या है? लक्षण क्या है इसका? नरों में क्या आ जाएगी? गायनेकोमेस्टीज आएगी। गायनेकोमेस्टीज, गायनेकोलॉजी नाम सुना होगा, स्त्री रोग विज्ञान को क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोमेस्टीज का मतलब क्या हुआ कि वो लक्षण जो स्त्रीत्व के होते हैं या स्त्री के होते हैं। तो पुरुषों में गायनेकोमेस्टीज आने का मतलब, पुरुषों में गायनेकोमेस्टीज आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण आ रहे हैं। अब स्त्रियों के लक्षण क्या हो सकते हैं? सिंपली भाई दूर से देख के या सिंपल तरीके से अपन क्या देख के पता लगाते हैं? गौणलिंगिक लक्षणों के आधार पे। और लक्षण तो अपन को दिखे या नहीं दिखे, बाल वाल वगैरह तो लड़के लड़कियों को आपको पता आजकल, ठीक है ना, हाँ बराबर से ही होते हैं। लेकिन स्तन देख करके तो सिंपली पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो गायनेकोमेस्टीज का मतलब यह क्या आ गया? स्त्रीत्व लक्षणों का प्रकटन। स्त्रीत्व लक्षण, ठीक है ना, स्त्रीत्व लक्षण।
पुरुष में, नर में स्त्रीत्व लक्षणों का प्रकटन क्या हो गया, गायनिकोमेस्टीज। क्या हो जाएगा, नर में स्तन विकास, नर में स्तन विकास हो जाएगा, ठीक है ना, नर में स्तन विकास हो जाएगा। गायनिकोमेस्टीज में शायद आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि ये क्या है, स्तन विकास होना। कुल मिलाकर के ये क्या कहलाएंगे, गे कहलाएंगे, यानी कि नर कहलाएंगे। और ऐसे नर कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं। नपुंसक का मतलब आप समझ गए, नपुंसक मैंने बताया था कि जो पुरुष संतान पैदा नहीं करते क्या कहलाते हैं, नपुंसक कहलाते हैं। और जो स्त्रियां संतान पैदा नहीं करती क्या कहलाती है, बांझ कहलाती है। तो ये पुरुष कैसे होंगे, जनरली नपुंसक होंगे। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कौन होते हैं, जो गे होते हैं, कीनर होते हैं, ठीक है ना, कीनर होते हैं, जनरल कीनर के नाम से जानते हैं उनको, हिंजड़े ताली बजाने वाले, अब तो समझ गए। तो वो होते हैं ये या कीनर होते हैं, जो जनरली क्या होते हैं, नपुंसक। इनमें भी जननांगों वगैरह का विकास का क्या रहेगा, अभाव रहेगा। आपने उनमें एक चीज नोटिस भी की होगी, प्राइमरी रूप से वो जो गे होते हैं, वो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कीनर प्राइमरी रूप से कैसे होते हैं, प्राइमरी रूप से वो कैसे होते हैं, नर होते हैं। क्यों, आपने उनके दाढ़ी मूंछ देखी होगी, उनमें क्या होती है, दाढ़ी मूंछ होती है। उनके बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन्स भी रहता है, मतलब उसके हाथ पैरों पे बाल वगैरह भी रहते हैं, दाढ़ी मूंछ भी रहती है। तो ये क्या है, ये एक पुरुष के लक्षण है। फिर उसमें स्तन विकास होना, ये किसके लक्षण है, स्त्रियों के लक्षण। लेकिन वो प्राथमिक रूप से जनरली क्या होते हैं, नर ही होते हैं। लेकिन उनमें क्या होगा, नर का, यहाँ पे ना तो नर जननांग बन पाएंगे और ना मादा जननांग बन पाएंगे। भाई कमी वाले में तो ये कमी थी, कमी वाले में तो कमी थी, बोले कि यार इसमें भी होगा, टर्नर सिंड्रोम में भी पुरुषों के लक्षण आए हैं। बिल्कुल ये यहाँ तो कम हो रहा है ना। यहाँ जैसे मान लो कि यार नर के लक्षण प्रकट हो कि मादा के, जननांग नर के हो कि मादा के हो, कंफ्यूज हो गए ना। तो जननांग यहाँ किस रूप में होंगे, फिर छिद्र, यानी ना तो वेजाइना होगी ना पेनिस होगा, ना तो लिंग रहेगा और ना ही योनि रहेगी। जननांग किस रूप में मिल जाएंगे, छिद्र के रूप में मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके के होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर से बताते हो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को 2n+1 के कारण हो रहा है, एक अक्ष की अधिकता के कारण हो रहा है, 46+x यानी 47। जनरली रोग नर में होता है, रोग का नाम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। प्राथमिक रूप से ये लोग कौन होते हैं, नर होते हैं। 46+ अक्ष बोले तो 47 हो जाते हैं। जो अक्ष गुणसूत्र होता है उससे मादा के लक्षण आ जाते हैं, और नरों में मादा के लक्षण आने को गायनेकोमेस्टीज बोलते हैं, यानी नर में स्त्रीत्व लक्षणों का प्रकट होना। और नर में क्या होने लग जाए, स्तन विकास, और इससे नर कैसे होते हैं, नपुंसक या गे होते हैं। ये सिंपली जो नलसोमी और जो टेट्रासोमी है, ये जनरली प्लांट्स में या पादपों में अधिक देखने को मिलती है। पादपों में होने वाले जनरली ये रोग हो गए, जिसमें एक एक जोड़ी गुणसूत्रों का क्या रहेगा, ज्यादा या कम होगा। ये जो आपके सिलेबस में थे 12th क्लास के में, वो जनरली मैं बता चुका हूं। आपको इसमें भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम से डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी वीडियो पे बने रहिए। धन्यवाद।